नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में। 2 दिसंबर और 3 दिसंबर 1984 की रात थी जब मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, जिसे यूसीआईएल के नाम से भी जाना जाता था, उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव शुरू हो गया। इस गैस जो कि पॉइजनस नेचर का था और ये पानी के साथ बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव गैस था, इसका इम्पैक्ट मानव जीवन पर ऐसा पड़ा कि लगभग कुछ ही घंटों में 6 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए और 15,000 से ज़्यादा लोगों की जान कुछ ही दिनों में चली गई। कुछ लोगों ने हॉस्पिटल्स में दम तोड़ा, कुछ लोग तो घर पर ही मर गए। इनमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले लोग जो जनरली बच्चे थे वो हुए। यह डिस्पैरिटी सिस्टम्स को पूरी तरह से तबाह कर देती थी और इस गैस का पानी के साथ रिएक्शंस हीट जनरेटिव नेचर का होता था, तो लोगों में जलन की भी शिकायत आनी शुरू हो गई। ये आँख के साथ काफ़ी ज़्यादा जलन प्रोड्यूस कर रहा था। तो खैर, इन सब बातों से अब आगे बढ़ के समझते हैं कि आखिर यह घटना घटी कैसे। तो दरअसल बात थी कि यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड जो एक पेस्टिसाइड्स बनाने वाली कंपनी थी, साथ ही यह केमिकल बेस्ड इक्विपमेंट या आइटम से भी बनाती थी। जैसे इनके इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट थे पेस्टिसाइड्स, एवरेडी बैटरी का नाम तो आपने सुना ही होगा। लेकिन पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए इस कंपनी को जरूरत होती थी केमिकल्स मिथाइल आइसोसाइनाइड की। मिथाइल आइसोसाइनाइड का स्टोरेज उस समय 68,000 लीटर कंपनी के 3 टैंकरों में था, जिस टैंकर्स का नाम था E610, E611 और E612। लेकिन प्रॉब्लम्स तब शुरू हुई जब E610 में जरूरत से ज़्यादा क्वांटिटी में किसी फॉल्ट के कारण मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का स्टोरेज हो गया। नॉर्मली गाइडलाइंस के अनुसार प्रेशर मेंटेन करने के लिए 50% मिथाइल आइसोसाइनाइड का एक टैंकर में स्टोरेज किया जाता था, जबकि 50% को इनर्ट नाइट्रोजन गैस के साथ भर दिया जाता था ताकि प्रेशर टैंकर में बना रहे। लेकिन प्रॉब्लम तब आनी शुरू हुई जब मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का स्टोरेज 30 टन से बढ़कर 42 टन E610 नंबर टैंकर में हो गया। जब टेक्निकल डिपार्टमेंट्स को इसकी बात पता चली तो टेक्निकल डिपार्टमेंट ने माइनर फॉल्ट की वजह से इसे हल्के में लेते हुए मेंटेनेंस का काम शुरू किया और इसमें जो भी फिल्टर्स थे, जो पाइप्स थे, उनका सफाई शुरू किया गया। लेकिन सफाई के दौरान ही इसमें पानी चली गई और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि यह पानी के साथ बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव गैस था। तो पानी जाने के बाद रिएक्शन शुरू हुआ और टैंकर का प्रेशर लगभग 5 गुना तक बढ़ गया। और मैं आपको बता दूं कि ये टैंकर जो थे सुरक्षा के दृष्टिकोण से जमीन के नीचे बरीड किए हुए रहते थे। लेकिन वहां पे जो काम करने वाले लोग हैं, जब उन्होंने देखा कि प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है और टैंकर फटने की घटना होने लगी और फटने के कारण जो अंदर जो जमीन में दबे हुए टैंकर थे उसके वजह से ऊपर के जमीन भी फटने लगे थे, तब लोगों को शायद बात समझ में आई कि यह मामला कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका है। तभी कंपनी ने जो वहाँ पे लगी होती थी पब्लिक की सेफ्टी के लिए अलार्म्स, उसे बजाना उचित समझा। अलार्म्स जैसे ही बजी तब लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। चूंकि यह आधी रात की घटना थी, जब तक लोग कुछ समझ पाते यह तब तक गैस पूरी क्षेत्र में फैल चुका था और लगभग 6 लाख से ज़्यादा लोगों के फेफड़ों में शायद जा चुका था, जिसके वजह से लोग आंख जलने की शिकायत, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जैसी कई समस्याओं को डॉक्टर के सामने रखा। डॉक्टर भी उस समय इस प्रकार की घटना के लिए अवेयर नहीं थे, इसलिए डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस प्रकार की घटनाओं का क्या इलाज किया जाए। और देखते ही देखते कुछ ही घंटों में पूरा शहर लगभग लाशों की ढेर से बीत चुका था। 15,000 से ज़्यादा मानव की मौत हुई थी। वही ना जाने कितने पशुओं, गाय, पक्षियों से पूरा सड़क और पूरा एरिया भरा पड़ा हुआ था, जिसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इस घटना के बाद यह घटना 1984 में हुई और इस विक्टिम्स को राहत दिलाने के लिए सरकार ने, और लगभग 1 साल के बाद मार्च 1985 में भोपाल गैस लीक एक्ट का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य था जो पीड़ित परिवार थे उनको सहायता प्रदान करना। तो फाइनली कंपनी के साथ निगोशिएशन शुरू हुआ, तो कंपनी ने अपनी जिम्मेदारी लेते हुए $3 मिलियन की सहायता राशि देने की बात पेशकश भारतीय गवर्नमेंट के सामने रखी। लेकिन भारतीय गवर्नमेंट ने पूरी तरह से इसे नकार दिया और $3.3 बिलियन की सहायता राशि की मांग की। लेकिन कंपनी ने इतनी बड़ी रकम देने से मना कर दिया, जिसके बाद मामला कोर्ट जा पहुंचा। लगभग 4 साल की सुनवाई के बाद फाइनली $470 मिलियन के लिए कंपनी को राजी किया गया और उसके बाद एक गाइडलाइंस और रूल्स बनाए गए, जिसमें मृत के परिजनों को 1 लाख से 3 लाख रुपए की सहायता राशि, वहीं जो गंभीर रूप से घायल हुए थे उनके इलाज के लिए 1 लाख से 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि, और जो मामूली रूप से चोटिल या घायल हुए थे उनको 25,000 से 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि देने की बात बनी। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यूसीआईएल को भी निर्देश दिए कि
पीड़ितों की सेफ्टी और उनके इलाज के लिए भोपाल में एक हॉस्पिटल का भी निर्माण कराया गया। ऐसी घटना घटने के बाद कंपनी ने भारत छोड़कर जाना खुद उचित समझा। कई साल तक यह केस चलता रहा और यह केस अब भी कोर्ट में ओपन है, लेकिन फाइनली 2010 में एक कोर्ट का एक जजमेंट आया जिसमें भारतीय मूल के 7 नागरिकों को इसमें दोषी पाया गया, जो उस समय उस प्लांट में काम कर रहे थे, और उनको ही दोषी मानते हुए सरकार ने उसे 2 साल के लिए कारावास की सजा सुनाई, जिसे बेल पर बाद में रिहा कर दिया गया। और कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे, जो ऑनर थे, वो तुरंत ही घटना के बाद ही देश छोड़ के जा चुके थे और उन्होंने कभी भी कोर्ट के बुलाने के बावजूद भी कभी देश में कदम नहीं रखा और अमेरिका से बैठ के ही उसकी डीलिंग करते रहे। कंपनी ने इस घटना के बाद भारत से अपना बोरिया बिस्तर बांधना ही उचित समझा और भारत सरकार और यूएस गवर्नमेंट के बीच में कई बार निगोशिएशंस हुआ। फाइनली 2001 में एक डाउ केमिकल कंपनी नाम की कंपनी भारत में आई और उसने यूनियन कार्बाइड कंपनी लिमिटेड को खरीद लिया। खरीदने के बाद जैसे ही वो ऑनरशिप उनके पास आया, उन्होंने डिक्लेयर किया कि यह पुरानी कंपनी थी और मैं एक नई कंपनी हूँ, इसलिए हमारी कोई जिम्मेदारी पिछली घटनाओं के कारण नहीं बनती है। तो इस तरह से यूनियन कार्बाइड कंपनी भारत से भागने में सफल रही और ना जाने कितने लोगों की जान चली गई इस ह्यूमन ट्रेजेडी या ह्यूमन मिस्टेक्स के कारण। तो आपको क्या लगता है, यह वीडियो कैसी लगी? और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।